दोपहर की चिलचिलाती धूप में खाकी वर्दी की धौंस जमाते हुए इंस्पेक्टर राघवेंद्र ने बड़े जोर से डांट लगाई। अरे ओ बुढ़े, हाथ थोड़ा तेज चला। इतना धीरे धीरे समोसे निकालेगा तो क्या सूरज डूबने तक हम यहीं बैठे रहेंगे? बेचारा बूढ़ा रामदीन डर के मारे कांपते हाथों से खौलती कड़ाही से समोसे निकालकर पत्तल में रखने लगा। राघवेंद्र ने रामदीन के हाथ से पत्तल झपट ली और बड़े मजे से मूंछों पर हाथ फेरते हुए गर्म समोसे खाने लगा। उसके साथ खड़ा उसका सिपाही बलदेव भी चाशनी में सनी जलेबियां उठाने लगा। जब दोनों छक्कर खा चुके तो रामदीन ने बहुत हिम्मत जुटाकर बेहद दबी आवाज में कहा, साहब, कुल मिलाकर आपके 80 रुपए हुए हैं, दे देते तो कृपा होती। ये सुनते ही राघवेंद्र का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी भारी आवाज में गरजना शुरू कर दिया। क्या बोला रे? पैसे मांगेगा मुझसे? तेरी इतनी मजाल हो गई कि तू मुझसे पैसे मांगेगा? ज्यादा 3-5 किया ना तो तुझे उठाकर सीधा हवालात में बंद कर दूंगा, फिर वहीं सड़ते रहना। रामदीन बेचारा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, माई बाप, बहुत गरीब आदमी हूं, सुबह से बोहनी तक नहीं हुई है, घर में खाने के लाले पड़े हैं, ऐसा मत करो साहब। लेकिन खाकी के घमंड में डूबे राघवेंद्र को उस बुढ़े पर रत्ती भर भी तरस नहीं आया। वो उल्टा रामदीन को पीछे धकेलते हुए बोला, इस पूरे इलाके में चैन से धंधा करना है तो चुपचाप अपना मुंह बंद रख। तभी वहां एक नौजवान लड़की चुपचाप खड़ी होकर सारा तमाशा देख रही थी। उसका नाम तन्वी था, जो हाल ही में इस प्रशासनिक ब्लॉक में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर नियुक्त होकर आई थी। उसने जब अपनी आंखों के सामने पुलिस की एक खुली तानाशाही देखी तो उसका खून खौल उठा। वो सीधे दुकान के पास आई और राघवेंद्र की तरफ घूरते हुए कड़े लहजे में बोली, सरकारी वर्दी पहनकर ऐसे लाचार गरीबों पर रौब झाड़ना कोई बहादुरी नहीं है इंस्पेक्टर साहब। राघवेंद्र ने तन्वी को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, अरे हुस्न की परी, तुम बीच में ज्यादा नेता मत बनो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। तन्वी ने बिना डरे अपने हाथ में पकड़े फोन का कैमरा चालू कर दिया, जिसमें राघवेंद्र की हर एक बदतमीजी रिकॉर्ड हो रही थी। राघवेंद्र ने गुस्से में आकर तन्वी के हाथ पर जोर से झपट्टा मारा और उसे एक करारा तमाचा जड़ दिया, जिससे तन्वी का संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर गई। थप्पड़ की गूंज इतनी तगड़ी थी कि चौराहे पर खड़े चंद राहगीर जो तमाशा देख रहे थे वो बुरी तरह सहम कर 2 कदम पीछे हट गए। राघवेंद्र अपनी मूंछों पर ताव देते हुए सिपाही से बोला, चलो बलदेव, बहुत लेट हो गया है, इन फालतू और सड़क छाप लोगों के मुंह नहीं लगना है, अपना मूड खराब होता है। वो दोनों तुरंत अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर वहां से रफू चक्कर हो गए। रामदीन भागता हुआ तन्वी के पास आया और रोते हुए बोला, बेटी, तुम क्यों इस पछड़े में बीच में पड़ी? ये लोग बहुत जालिम और बेरहम हैं, पूरे शहर की कानून व्यवस्था को अपनी जेब में रखते हैं। तन्वी ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और उठकर खड़ी हुई। उसके चेहरे पर इस वक्त डर की जगह नाराजगी थी। उसने रामदीन के कंधे पर हाथ रखा और बेहद शांत लहजे में कहा, चाचा, आप जरा भी फिक्र मत करो, इस एक थप्पड़ की कीमत वो अपनी पूरी नौकरी और इज्जत गंवाकर चुकाएगा। रामदीन को समझ नहीं आ रहा था कि यह साधारण सी दिखने वाली लड़की इतनी बड़ी और हिम्मत वाली बातें कैसे कर रही है। तन्वी ने मुस्कुराते हुए अपना असली परिचय दिया कि वो इस जिले की नई प्रशासनिक अधिकारी है और उसकी आधिकारिक ज्वाइनिंग कल सुबह होने वाली है। ये सुनते ही रामदीन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी अफसर उसकी छोटी सी दुकान पर चुपचाप खड़ी थी। तन्वी ने रामदीन से कहा कि कल सुबह ठीक 8 बजे वो इसी चौराहे पर अपनी समोसे की दुकान दोबारा सजाएं, क्योंकि न्याय की शुरुआत यहीं से होगी। रामदीन ने डरते डरते हामी तो भर दी, लेकिन उसके मन में अभी भी पुलिसिया खाकी का खौफ बैठा हुआ था। इधर राघवेंद्र अपनी गाड़ी में बैठा हुआ अगली हराम की कमाई की पूरी प्लानिंग कर रहा था। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसने आज अनजाने में किस शेरनी के गले में हाथ डाल दिया है। गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, राघवेंद्र ने सिपाही से कहा, सुन बलदेव, कल इतवार का दिन है, सुबह ही किसी बड़े पेड़ के नीचे बैरियर लगाएंगे, 2-4 बिना हेलमेट वाले बाइक वालों को पकड़ेंगे तो जेब बढ़िया गर्म हो जाएगी। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, राघवेंद्र और उसका सिपाही बलदेव सड़क के किनारे घने नीम के पेड़ के नीचे अपनी सरकारी गाड़ी खड़ी करके बैठ गए।
राघवेन अपने भारी पेट को सहलाते हुए बोला, अरे बलदेव, जल्दी से मेरी दवा और पानी निकाल। सुबह से बैठे बैठे कमर पूरी तरह अकड़ गई है। बलदेव ने तुरंत गाड़ी के भीतर से पानी की ठंडी बोतल निकाली और मुस्कुराते हुए बोला, सर, आज तो संडे का दिन है, जनता वैसे ही थोड़ी ढीली रहती है। आज बाजार जाने वालों से तगड़ी वसूली होने की पूरी उम्मीद है। तभी दूर से एक बाइक वाला बिना हेलमेट के आता हुआ दिखाई दिया। राघवेन ने तुरंत हाथ का इशारा करके उसे बीच सड़क पर रोका और जोर से चिल्लाया, इतनी सुबह सुबह हड़बड़ी में किधर भागा जा रहा है? गाड़ी साइड में लगा। बाइक सवार एक सीधा साधा गांव का साधारण आदमी था, जो डरते हुए बोला, साहब, पास के बाजार जा रहा हूं, बीमार बच्चे की दवाई लेने। राघवेन ने बिना कुछ सुने बाइक की चाबी झट से निकाल ली और बोला, बाजार तो जा रहा है, पर तेरा हेलमेट कहाँ है? कभी खाना खाना तो नहीं भूलता, हेलमेट कैसे भूल गया? निकाल चुपचाप 1000 रुपए का चालान, नहीं तो गाड़ी सीज होगी। वो गरीब आदमी हाथ जोड़कर रोने लगा कि उसके पास सिर्फ दवा के ही पैसे बचे हैं। लेकिन राघवेन ने उसकी एक नहीं सुनी और जबरन उसकी जेब में हाथ डालकर पैसे ऐंठ लिए। अभी वो निपटा ही था कि एक दूध वाला अपनी बाइक पर बड़े बड़े केन लादे उधर से गुजरा। राघवेन ने उसे भी नहीं छोड़ा और हेलमेट ना होने पर बहाना बनाकर उसकी जेब से 500 रुपए जबरदस्ती छीन लिए। इस तरह सुबह सुबह ही उनकी अच्छी खासी हराम की कमाई जेब में आ चुकी थी। राघवेन बेहद खुश था और मूछू पर ताव देकर बोला, चलो बलदेव, अब थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए। कल वाले समोसे और जलेबी की याद आ रही है। चलो उसी बुढ़े की दुकान पर दोबारा चलते हैं। वो दोनों गाड़ी घुमाकर दोबारा उसी पुराने चौराहे की तरफ चल दिए, जहां रामदीन समोसे छान रहा था। उन्हें लग रहा था कि आज भी मुफ्त का माल उड़ाकर रौब जमाएंगे, लेकिन आज वहां का नजारा बदलने वाला था। जब राघवेन की सरकारी गाड़ी चौराहे पर जाकर रुकी तो उसने देखा कि दुकान तो वहीं सजी थी, लेकिन कढ़ाई के पास वो बुढ़ा रामदीन नहीं, बल्कि वही कल वाली लड़की तन्वी खड़ी थी। तन्वी ने अपने सिर पर एक साधारण सा सूती पल्लू ओढ़ रखा था और आम दुकानदारों की तरह कढ़ाई से समोसे छान रही थी। राघवेन गाड़ी से बड़े रौब के साथ उतरा और जोर से हंसते हुए बोला, अरे हुस्न की परी, आज तुम यहाँ दुकान लगाकर बैठ गई। कल का थप्पड़ कम पड़ गया था क्या, जो आज फिर से यहाँ कढ़ाई संभालने आ गई? तन्वी ने बिना डरे एक बेहद तीखी निगाह उस पर डाली और शांत होकर कहा, अगर गरम समोसे और जलेबी खानी है तो पूरे पैसे लगेंगे। बिना पैसों के यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता। राघवेन का पारा फिर से 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने काउंटर की टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, तुझे शायद पता नहीं है कि कानून क्या होता है। इस पूरे इलाके में मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तुम क्या चीज हो? तन्वी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कानून क्या होता है और वो कैसे काम करता है, ये तो आपको बहुत ही जल्द पता चलने वाला है इंस्पेक्टर साहब। थोड़ा सब्र रखिए। राघवेन ने गुस्से में आकर तन्वी का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी तन्वी ने अपने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करके सीधा जिले के प्रशासनिक समूह पर लाइव प्रसारण शुरू कर दिया। उसने पूरे विभाग के सामने राघवेन का असली भ्रष्ट चेहरा लाकर खड़ा कर दिया। राघवेन ने गुस्से में आओ देखा न ताओ तन्वी के हाथ से फोन छीना और उसे सड़क पर पटक दिया और बोला, बहुत बड़ी पत्रकार बनती है, चल अभी थाने, तेरी सारी हेकड़ी और नेतागिरी वहीं लॉकअप में निकालता हूं। लेकिन तभी वहां बड़ी चमचमाती सरकारी गाड़ी आकर रुकी, जिस पर नीली बत्ती लगी हुई थी और आगे भारत सरकार का लोगो था। गाड़ी में से जिले के पुलिस कप्तान और डीएम साहब नीचे उतरे। उन्हें देखते ही राघवेन के हाथ पैर फूल गए। उसने तुरंत सावधान की मुद्रा में आकर उन्हें सलूट किया। डीएम साहब ने राघवेन को गुस्से से घूरते हुए कहा, इंस्पेक्टर राघवेन, तुम जिसे मामूली लड़की समझकर तमाचा मार रहे हो, वो इस जिले की नई एडिशनल मजिस्ट्रेट है। उस वक्त चौराहे के माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वहां सिर्फ राघवेन की तेज तेज होती सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। उसने हकबकाते हुए कहा, सर, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में नहीं पता था कि ये मैडम इतनी बड़ी रैंक की अफसर है। तन्वी ने जमीन से अपना टूटा हुआ फोन उठाया और डीएम साहब की तरफ देखते हुए कड़े शब्दों में बोली, सर, बात सिर्फ मेरे साथ की गई बदतमीजी या मारपीट की नहीं है।
ये इंसान रोज इसी चौराहे पर खड़े होकर गरीब रेहड़ी पटरी वालों का खून चूसता है और उनका धंधा बंद कराने की धमकी देता है। राघवेन के माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगी। वो बार बार तन्वी के पैर छूने के लिए नीचे झुक रहा था। उसने रोते हुए गिड़गिड़ा कर कहा, मैडम जी, एक बार मुझे माफ कर दीजिए। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी नौकरी चली जाएगी तो मेरा पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तन्वी ने बेहद सख्त और बेरुखे लहजे में कहा, जब तुम सुबह उन गरीब दूध वालों और राहगीरों के हक के पैसे जबरन छीन रहे थे, तब तुम्हें उनके छोटे बच्चों की फिक्र क्यों नहीं हुई? कानून की नजर में सब बराबर होते हैं। डीएम साहब ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया और राघवेन और उसके सिपाही बलदेव को वहीं सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। राघवेन को अपनी आंखों के सामने अपना पूरा कैरियर और रौब खत्म होते हुए साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन तन्वी इतने पर ही शांत नहीं बैठने वाली थी। उसने साफ कह दिया कि इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले की खुली जांच एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी, ताकि पूरे शहर को पता चले कि जनता को सताने वाले भ्रष्ट अधिकारी का क्या अंजाम होता है। राघवेन को पुलिस की गाड़ी में कैदी की तरह बैठा कर ले जाया गया, जहां उसकी सारी हेकड़ी हवा हो चुकी थी। पूरे बाजार में यह खबर आग की तरह फैल गई कि एक नई महिला अफसर ने पहले ही दिन भ्रष्ट इंस्पेक्टर का तख्ता पूरी तरह पलट दिया। अगले दिन सुबह होते ही कलेक्ट्रेट के बड़े ऑडिटोरियम हॉल में भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। शहर के तमाम बड़े और नामी पत्रकार अपने कैमरों के साथ मौजूद थे। तन्वी अपनी पूरी प्रशासनिक गरिमा और वर्दी के साथ मुख्य मंच पर कुर्सी पर बैठी थी और उनके बगल में विभाग के अन्य सीनियर अधिकारी भी फाइलें लिए मौजूद थे। राघवेन को जब हॉल के भीतर लाया गया तो उसके चेहरे पर अब कल जैसा डर नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने शहर के एक बहुत बड़े ही रसूखदार और महंगे वकील को अपने बचाव के लिए साथ खड़ा कर रखा था। उस वकील ने आते ही टेबल पर हाथ रखकर तीखी बहस शुरू कर दी। मैडम, आपके पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत है कि मेरे मुवक्किल ने आपसे पैसे मांगे या आपको सरेआम थप्पड़ मारा? कोई भी आम राहगीर कोर्ट में गवाही देने नहीं आया है। राघवेन के चेहरे पर एक बार फिर से वही पुरानी कुटिल मुस्कान लौट आई। उसे लग रहा था कि बिना किसी चश्मदीद गवाह के वो इस सरकारी पचड़े से बड़ी आसानी से साफ निकल जाएगा। वकील ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, यह पूरा मामला सिर्फ एक सोची समझी साजिश है, ताकि एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अफसर की छवि को जनता के सामने खराब किया जा सके। तन्वी ने वकील की सारी बातें बड़े ध्यान और शांति से सुनी और फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ कोने में बैठे कंप्यूटर ऑपरेटर को हाथ से इशारा किया। अगले ही पल हॉल की बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होने लगा। ये वही वीडियो था जो तन्वी ने कल अपने फोन से सीधे सरकारी सर्वर पर सेव कर दिया था। उस वीडियो में राघवेन साफ साफ तन्वी को थप्पड़ मारते हुए और दूसरे गरीबों से पैसे वसूलते हुए कैमरे में दिखाई दे रहा था। वीडियो इतना साफ था कि राघवेन का वकील भी अपना सिर पकड़कर वहीं कुर्सी पर बैठ गया। पूरे हॉल में अचानक से फुसफुसाहट शुरू हो गई और राघवेन के पैर दोबारा से कांपने लगे। जैसे ही स्क्रीन पर वीडियो खत्म हुआ, पूरे ऑडिटोरियम हॉल में लोगों की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। राघवेन का चेहरा शर्म से झुका हुआ था। तन्वी ने अपनी सीट से खड़े होकर बेहद तीखे और गंभीर लहजे में कहा, यह सरकारी वर्दी हमें समाज की रक्षा करने और कमजोरों को सहारा देने के लिए मिलती है, ना कि लाचार और बेबस लोगों पर अपनी ताकत दिखाने या नाजायज जुल्म ढाने के लिए। तभी तन्वी ने हॉल के मुख्य दरवाजे की तरफ इशारा किया और बूढ़े रामदीन को सबके सामने अंदर बुलाया, जिसे देखकर राघवेन की बची खुची और रही सही हिम्मत भी पूरी तरह जवाब दे गई। रामदीन ने मंच पर आकर अपनी कांपती हुई आवाज में पूरी सभा के सामने रोते हुए बताया कि कैसे पिछले 2 सालों से ये इंस्पेक्टर उससे हर महीने समोसे के पैसे मांगने पर जबरन गाली गलौज और मारपीट करता है। रामदीन की यह दर्द भरी दास्तान सुनकर वहां मौजूद हर पत्रकार और अधिकारी की आंखें नम हो गई और राघवेन के प्रति लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। पुलिस कप्तान ने तुरंत मंच पर आकर माइक संभाला और यह घोषणा की कि राघवेन के खिलाफ न सिर्फ निलंबन बल्कि विभागीय जांच के साथ साथ गंभीर क्रिमिनल केस भी दर्ज किया जा रहा है। राघवेन अब पूरी तरह टूट चुका था। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और तन्वी की तरफ हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगने लगा। मैडम, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं अपनी सारी हराम की कमाई उन गरीबों को वापस लौटा दूंगा। लेकिन तन्वी ने उसकी तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझा
और जांच फाइलों पर अपने हस्ताक्षर करते हुए कहा, तुम्हारी ये सख्त सजा इस पूरे शहर के हर उस भ्रष्ट और घमंडी अधिकारी के लिए एक बड़ा सबक बनेगी जो अपनी वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। कलेक्ट्रेट का पूरा माहौल तन्वी के पक्ष में हो चुका था और अब आखिरी कानूनी फैसला आना बाकी था। आखिरकार माननीय कोर्ट ने अपना अंतिम और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राघवेंद्र को अपने पद के दुरुपयोग का दोषी करार दिया और उसे 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुना दी। इसके साथ ही उसको सरकारी नौकरी से हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया गया और उसकी बेनामी संपत्ति को जब्त करके उन सभी गरीब दुकानदारों को मुआवजा देने का आदेश जारी हुआ जिनसे उसने जबरन वसूली की थी। ये ऐतिहासिक फैसला सुनते ही पूरे शहर की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर आकर तन्वी के समर्थन में नारे लगाने लगे और मिठाइयां बांटने लगे। तन्वी खुद शाम को कलेक्ट्रेट ऑफिस से बाहर आई और सीधा उसी चौराहे पर रामदीन के समोसे जलेबी की दुकान पर पहुंच गई जहां आज ग्राहकों की बहुत भारी भीड़ जमा थी। रामदीन की आंखों में इस बार डर के आंसू नहीं थे बल्कि सच्ची खुशी और आत्मसम्मान के आंसू थे। उसने तन्वी के सिर पर हाथ रखकर ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी तुम हम जैसे छोटे इंसानों के लिए साक्षात भगवान का रूप बनकर आई हो। आज इस बूढ़े को पक्का यकीन हो गया कि हमारे देश में कानून और इंसाफ अभी जिंदा है। तन्वी ने मुस्कुराते हुए रामदीन के हाथ से एक पत्तल में गर्म समोसे लिए और पूरी ईमानदारी से जेब से पैसे निकाल कर चुकाए। उन्होंने वहां जमा हुई भारी जनता को संबोधित करते हुए बेहद मजबूत सामाजिक संदेश दिया। हमेशा याद रखिए, जब तक हम जुर्म को चुपचाप सहते रहेंगे तब तक समाज में ऐसे राघवेंद्र पैदा होते रहेंगे। इसलिए अपने हक के लिए हमेशा निडर होकर आवाज उठाना सीखिए। कहानी का अंत बेहद खूबसूरत मोड़ पर हुआ जहां रामदीन अब बिना किसी खौफ के अपना धंधा सम्मान से चला रहा था। शहर को एक ऐसी जाबाज और ईमानदार अफसर मिल चुकी थी जिसने साफ कर दिया कि खाकी का असली मतलब रौब जमाना नहीं बल्कि जनता की सच्ची सेवा करना होता है। तन्वी की इस बेमिसाल हिम्मत ने पूरे सिस्टम की सफाई की नई शुरुआत कर दी थी। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।